Hi everyone, as you all know that we are dealing with भारतीय न्याय संहिता 2023 टुगेदर और इसमें हमारा अभी चैप्टर 1 चल रहा है और हमने लास्ट सेशन में और जो हमारा डिफिनेशन क्लास चल रहा था सेक्शन 2 का उसमें हमने सेक्शन 2 क्लॉज 12 तक इसको डील कर लिया था। तो चलो आज उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो ये है हमारा भारतीय न्याय संहिता एक्ट 45 ऑफ 2023 एंड लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 2 क्लॉज 12 तक देख लिया था, है ना। हमारा डेफिनेशन क्लॉज चल रहा था। तो चलो आज उससे आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसमें हमारा चल रहा है डेफिनेशन क्लॉज, है ना। तो अभी हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 2 क्लॉज 13 से क्योंकि हमने सेक्शन 2 क्लॉज 12 तक पढ़ लिया था। बट एक बार चलो हम सारे जो भी डेफिनेशन क्लॉज है उसको पोएम फॉर्म में याद कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट याद करना है और फॉर ट्रिक पर्पस। तो देखो सबसे पहली बात सेक्शन टू में आपका दिया है डेफिनेशन, ठीक है। तो जब भारतीय न्याय संहिता है ये, ठीक। तो भारतीय न्याय संहिता में सबसे पहले क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता है किसके लिए, एक्ट के लिए है। तो इसने तुरंत बता दिया है कि एनिमल और जो चाइल्ड है उन पे कोई भी मुकदमा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 हो जाएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 3। अब यहाँ से खेल चालू होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 4 में इन्होंने बता दिया है जाली आदमी, जालसाजी करने वाले, ठीक है। काउंटरफिट लोगों के लिए क्या होगा, कोर्ट होगा। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, डेथ का वो सुनाएगा, ठीक है। डेथ देगा, ठीक है। फिर सेक्शन 2 क्लॉज 7 में आ जाओ। तो 7 को धोनी से याद रखो। धोनी को मान लो ये बेईमान है ना, चिन्ना थाना बेईमान है साला, ठीक है। तो डिसऑनेस्टली देखो, डिसऑनेस्टली चिन्ना थाला बेईमान है साला, बेईमान है। तो इन्हें डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट देने के बाद भी लोगों ने इन्हें फ्रॉडुलेंटली करा दिया, घोषित कर दिया, ठीक है। तो कुछ लोगों ने तो वो बोला कि उनका जेंडर ही गलत है, ठीक है। तो अब क्योंकि चिन्ना थाला जो धोनी है उन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया था, इसलिए कुछ लोगों ने गुड फेथ दिखाते हुए उन्हें गवर्नमेंट के पास ले गए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने उन्हें शरण दिया। हाफ मतलब होता है शरण देना। पर देखो चिन्ना थाला को इंजरी तो हुई थी, ठीक है, इंजरी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने वो सारे लोग जो इलीगली और लीगली बाउंड टू डू है उनके खिलाफ जज के पास गए, ठीक है। जज ने फिर चिन्ना थाला यानी धोनी को लाइफ का मतलब समझाया। फिर बताया कि लोकल लॉ क्या होता है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। फिर जज ने चिन्ना थाला को समझाया कि एक मैन कैसा होता है, ठीक है। फिर देखो मंथ बीता, साल बीता। फिर अब जो चिन्ना थाला यानी कि धोनी है, बहुत ही उनके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, बहुत सारे नंबर्स में है। तो उन्होंने ओथ लिया कि अब वो कोई ऑफेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ना ही कोई ऑफेंस करेंगे, ना ही कोई ओमिशन करेंगे। एक पर्सन को जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही रहेंगे, ठीक है। पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट क्या होता है उसमें वो फ़र्क जानेंगे। तो ऐसे ही करके ये ट्रिक है। तो अब देखो जस्ट फॉर ट्रिक पर्पज अभी हमने पोएम देखा। अब हम सेक्शन 2 क्लॉज 13 देखते हैं। अब भारतीय न्याय संहिता 2023। तो देखो जो आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें सेक्शन 2 क्लॉज 13 में हार्बर डिफाइन है। हार्बर का अगर बेसिक मतलब जानो तो होता है शरण देना, है ना, जो कि शरण जो दिया जाता है, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 हार्बर को डिफाइन करते हुए बोलता है कि हार्बर इंक्लूड्स सप्लाइंग अ पर्सन, है ना, किसी पर्सन को सप्लाई करना। सप्लाइंग अ पर्सन, किसी पर्सन को क्या सप्लाई करना, विथ शेल्टर। शेल्टर मतलब रहने की जगह, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एमुनिशन। एमुनिशन मतलब होता है युद्ध की सामग्री पहुंचा देना, है ना। आर मीन्स ऑफ कन्वेंस, या फिर कन्वेंस मतलब होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आर assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this class or not, to evade apprehension, ठीक है। तो भय चिंता से मुक्त होने के लिए, भय चिंता से बचने के लिए किसी भी पर्सन को अगर हम
शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह या फिर फूड या फिर ड्रिंक, मनी, क्लोथ, आर्म्स, युद्ध की सामग्री या फिर इनमें से कोई भी चीज़, तो वो हार्बर की डिफिनेशन में आएगा, ठीक है। अब देखो जो सेक्शन 2 क्लॉज 14 है उसमें इंजरी डिफाइन है। इंजरी का क्या मतलब होता है? इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कास्ट टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। देखो जब हमने जब कॉन्सेप्ट डिसाइड किया था तो हमने बोला था कि जो इंजरी होती है, इंजरी का मतलब बस यही नहीं है कि आप फिजिकली किसी को हार्म करो, ठीक है। किसी की रेपुटेशन को, किसी की फेम को या फिर किसी को मेंटली भी अगर आप पेन पहुंचाते हो या फिर कोई ऐसा ऑफेंस करते हो जिससे उसका मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, तो भी जो भारतीय न्याय संहिता है वो इन सारे एक्ट को ऑफेंस मानेगा, ठीक है, ऑफेंस मानेगा, ठीक है। तो इंजरी इसलिए इंजरी जो है वो बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को अगर आप इलीगली कुछ ऐसा करते हो पर्सन से जिससे उसकी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी को हार्म होता है तो वो इंजरी में आएगा, ठीक है। अब देखो सेक्शन 2 क्लॉज 15 में क्या इन्होंने बता रखा है? इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। तो देखो जो वर्ड इलीगल है, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, तो देखो जो वर्ड इलीगल है वो एप्लीकेबल है हर कुछ पे जो ऑफेंस है ना। मतलब अगर आप कोई भी एक्ट करते हो, अगर वो ऑफेंस है डैट मीन्स कि वो इलीगल है ना, इलीगल है, ठीक है। मतलब प्रोहिबिटेड बाय भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। तो ऐसे सारे एक्ट जो आप इलीगल है, जो ऑफेंस में गिने जाएंगे वो इलीगल होंगे, ठीक है। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस, अभी मैंने समझाया, विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वही बात है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ मीन्स प्रोहिबिटेड बाय भारतीय न्याय संहिता या फिर कोई अदर लॉ, ठीक है। आर विच फर्निसेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, ठीक है, या फिर ऐसा कोई आप कॉज करते हो, ठीक है, जिससे कोई सिविल सूट दाखिल करता है, ठीक है। अगर आप किसी को सिविल एक्शन मतलब क्या होता है? सिविल सूट क्या होता है? सिविल सूट एक तरीके का लॉ सूट है जो कि नॉन क्रिमिनल होता है ना, नॉन क्रिमिनल होता है। इसमें लोग कंपनसेशन देते हैं, मतलब आप कुछ ऐसा इलीगल करते हो जिससे किसी के प्रॉपर्टी वगैरह को कुछ नुकसान होता है तो वो सिविल सूट दाखिल कर सकता है, ठीक है। कंप्लेंट एक तरीके का होता है सिविल सूट, ठीक है। और जिसमें प्लीडर होता है, डिफेंडर होता है। जो प्लीडर जो होता है वो कंप्लेंट फाइल करता है, जो डिफेंडर होता है वो कंप्लेंट का जो एलिगेशन लगा है उसको बचाने के लिए होता है, ठीक है। एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इट इज़ इलीगल इन हिम टू ओमिट, ठीक है। लीगली बाउंड टू डू का क्या क्या मतलब है? अगर कोई ऐसा इलीगल एक्ट जो आपके अंदर है आपको उसे छोड़ना ही होगा, ये लीगली बाउंड टू डू कहता है अब भारतीय न्याय संहिता 2023। नाउ अब देखो सेक्शन 2 क्लॉज 16 में इन्होंने जज को डिफाइन करा है फर्दर, इसके लिए 2 सब क्लाजेज है। तो जज को डिफाइन करते हुए जो आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 है वो कहता है कि जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन। देखो जज का मतलब होगा कोई ऐसा आदमी जिसको ऑफिशियली ये डेजिग्नेट किया गया हो, ये उपाधि दी गई हो कि वो जज है ना। एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल हो या क्रिमिनल, और डेफिनेटिव जजमेंट, ठीक है। अगर कोई पर्सन जज, देखो जज होने के 2-3 केसेस है। अगर आप जज हो तो यानी कि आपको एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन मिला है कि आप जज हो, और अगर आप एम्पावर्ड बाय लॉ हो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग, या फिर वो सिविल हो, सिविल नेचर को, या फिर क्रिमिनल नेचर को, जिसमें आप फाइनल जजमेंट देते हो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई जजमेंट देते हैं जो फर्दर अपील नहीं की जा सकती है अपर कोर्ट में, ठीक है। तो वो डेफिनेटिव वो जजमेंट जो होगा वो डेफिनेटिव जजमेंट होगा, ठीक है। आर अ जजमेंट विच इट कन्फर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन जो डेफिनेटिव जजमेंट देता है सिविल या क्रिमिनल मैटर में तो उसे हम जज कहेंगे, ठीक है। अब देखो सेक्शन 2 क्लॉज 16 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? या फिर
जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन who is one of a body of a person, who is one of a body or persons, which body of persons is empowered by law to give such a judgment. ठीक है, तो या फिर आप कोई ऐसे पर्सन हो या फिर बॉडी ऑफ पर्सन हो जिसको लॉ एम्पावर करता है कि आप जजमेंट दे सकते हो, तो आप जज कहलाओगे. ठीक है, इलुस्ट्रेशन के लिए देख लो, जब कोई मजिस्ट्रेट होता है ना, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज है ना, तो उसके पास पावर होता है कि वो फाइन या इम्प्रिजनमेंट सुना सकता है. ठीक है, डैट मीन्स कि अगर फाइन और इम्प्रिजनमेंट कौन सुनाता है, जज ही तो सुनाता है. ठीक है, जो कि विथ और विदाउट अपील भी हो सकता है, उसे जज कहेंगे. ठीक है, सिंपल. नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 17 में लाइफ डिफाइन है. लाइफ मीन्स क्या होता है, लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग. लाइफ मीन्स क्या, लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग है ना, क्योंकि ये जो आपका इंटायर भारतीय न्याय संहिता है, ये उन एक्ट को रिकॉग्नाइज करता है जो ह्यूमन द्वारा किया जाता है. ठीक है, तो लाइफ मीन्स क्या होगा, लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 18 में क्या डिफाइन किया गया है, लोकल लॉ. लोकल लॉ का क्या मतलब होता है, लोकल लॉ मीन्स लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर पार्ट, लाइक जम्मू कश्मीर है, वो कोई पार्टिकुलर पार्ट है, वहाँ पे जो लॉ चल रहा है वो मान लो किसी और स्टेट में नहीं चल रहा है, तो वहाँ के लिए जो लॉ चल रहा है वो उसका लोकल लॉ होगा. ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 19 में मैन डिफाइन है. मैन मीन्स क्या होगा, मेल ह्यूमन बींग, किसी भी एज का हो. ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में मंथ एंड ईयर डिफाइन है. तो जैसा आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो डेट वेट होती है वही मंथ एंड ईयर होता है. ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 21 में मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन है. मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है वो. ठीक है, जो लैंड से अटैच ना हो या फिर परमानेंटली लैंड से जकड़ा ना हो, जकड़ा हुआ हो, तो उसे जकड़ा हुआ ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे ये पेन है, ये फास्टेनड नहीं है परमानेंटली, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये जकड़ा हुआ नहीं है. ठीक है, देखो मूवेबल प्रॉपर्टी की दो डिफिनेशन. मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब होता है कि प्रॉपर्टी किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ के. ठीक है, लैंड तो परमानेंटली अटैच होता है ना. एंड थिंग अटैच टू द अर्थ, ऐसी चीज़ें जो ज़मीन से जुड़ी, जैसे पेड़ हो गया. ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी, उसको छोड़ के हम वो सारी चीज़ों को मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे, है ना. ऐसी चीज़ें जो पृथ्वी से जकड़ी हुई है उसको छोड़कर और दुनिया की सारी चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी. ठीक है, अब देखो जो नंबर है ना, सेक्शन 2 क्लॉज 22 में नंबर डिफाइन है. नंबर इसलिए डिफाइन होता है कि जैसे मैंने बताया था ना, ढेर सारे ऑफेंसेस अगर आप करो तो भी उसे एक्ट ही माना जाएगा कि इन्होंने एक एक्ट किया. ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है वहाँ पे ये नंबर, इस नंबर का मतलब क्या कहलाता है, इस नंबर को डिफाइन करते हुए जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है वो कहता है कि सिंगुलर नंबर जो है वो इंक्लूड करेगा प्लूरल नंबर को भी. जैसे मैंने बताया कि आप ढेर सारे ऑफेंसेस करते हो तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ ऑफेंस है तो वो उसे एक्ट कंसिडर करते हैं. ठीक है, और जो प्लूरल नंबर है वो इंक्लूड करेगा सिंगुलर नंबर को भी. यानी कि अगर आप कोई एक्ट करते हो वो एक सिंगुलर है. ठीक है, बट इसमें ढेर सारे, यहाँ पे देखो प्लूरल नंबर जो है वो क्या करेगा, इंक्लूड करेगा सिंगुलर नंबर को भी. ठीक है, तो ये प्लूरल नंबर हो गया तो इंक्लूड करता है सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर नंबर हो गया तो इंक्लूड करता है प्लूरल नंबर. ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 23 में क्या डिफाइन है, ओथ. ओथ मीन्स क्या होता है, ओथ मीन्स होता है कि जो आप प्रण लेते हो ना, प्रण मतलब कि जो आप सोलेम अफर्मेशन देते हो. ठीक है, सोलेम अफर्मेशन यानी कि ये एक तरीके का डिक्लेरेशन है. जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको ये पता होगा कि जो डिक्लेरेशन होता है जिसपे जो अटेस्ट किया जाता है बाय पब्लिक सर्वेंट, तो उसे ही हम कहते हैं. ठीक है, ये ओथ होता है. ठीक है, फिर फर्दर हम उसको एक एफिडेविट के तरीके से फॉर पर्पज ऑफ प्रूफ उसे हम कोर्ट में यूज कर सकते हैं या फिर कोर्ट के बाहर. ठीक है, ऑफेंस का देखो डिफिनेशन. ऑफेंस को डिफाइन करते हुए सेक्शन 2 क्लॉज 24 कहता है, एक्सेप्ट इन चैप्टर एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड बी, द वर्ड ऑफेंस मीन्स एन एक्ट
मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, ठीक है, सही है। तो देखो यार, अब देखो सेक्शन 2 क्लॉज 24 का सब क्लॉज ये देखो, तो ये कहता है इन चैप्टर 3 एंड इन फॉलोइंग सेक्शंस, ये इतने सारे जो भी चैप्टर्स है इन सबको छोड़ दो, मतलब इन सब में, ठीक है। जो ऑफेंस है उसका मतलब वही होता है, मीन्स अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता, है ना। कोई भी चीज़ अगर पनिशेबल अंडर दिस भारतीय न्याय संहिता है तो वो ऑफेंस में आ जाएगी, कोई भी एक्ट, ठीक है। बेसिक मतलब यही है। अगेन इन सब सेक्शन 1 ऑफ, ठीक है, ये सारी एक्ट वगैरह दे रखे हैं ऑफेंसेस। ऑफेंस शैल हैव द सेम मीनिंग व्हेन द एक्ट पनिशेबल अंडर द स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, ठीक है। अगर कोई अदर देन भारतीय न्याय संहिता, अगर कोई ऐसा एक्ट है ना, जो बताता है कि अगर उसमें भी कुछ ऐसा बताता है, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ बताता है कि आपने ऐसा कुछ किया, ये इलीगल है, इसके लिए आप ऑफेंस, इसको भी ऑफेंस माना जाएगा, है ना। तो उसमें भी ऑफेंस का मतलब सेम ही होगा, ठीक है, यही कहता है, ठीक है, ठीक है। इज पनिशेबल अंडर सच लॉ imprisonment for a term of 6 months or more, whether with or without fine, ठीक है। बेसिक वही मतलब है। अगर आप, एक तो भारतीय न्याय संहिता लंबे समय के लिए पनिशमेंट देता है, बट कोई ऐसा लोकल लॉ हो सकता है, जो लोकल लॉ या फिर स्पेशल लॉ हो सकता है जो कम टाइम के लिए पनिशमेंट देता है, बट वो भी ऑफेंस का मतलब सेम ही रखेगा, ठीक है, जैसा ऑफेंस का मतलब यहाँ पे है, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 25 जो है ओमिशन, ओमिशन मतलब क्या है, जैसा एक्ट का मतलब होता है, ओमिशन मतलब क्या होता है कि फेल टू डू समथिंग, फेल टू डू समथिंग, है ना, जिसके लिए आप लीगली लायबल हो, ठीक है। जैसे आप एक डॉक्टर हो, तो डॉक्टर का मतलब होता है जान बचाना, ठीक है, जान बचाना। बट अगर कोई पेशेंट आता है, आप कहते हो नहीं मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, बट आप लीगली लायबल हो ये करने के लिए, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, ओमिशन कर रहे हो, ठीक है। आप, लॉ ने आपको बाइंड किया है कि अगर आप डॉक्टर हो तो आप किसी भी मरीज का जान नोन बचाओगे, बट अगर आप कहोगे कि नहीं मैं ऑपरेशन ही नहीं करूँगा, है ना, भले ही मरीज मरते हालत में क्यों ना रहे या फिर कुछ भी, तो यानी कि वो आप ओमिशन कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप क्या कर रहे हो, एक ऑफेंस कर रहे हो। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 26 में पर्सन डिफाइन है। पर्सन को डिफाइन करते हुए जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, वो कहता है पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी आर एसोसिएशन आर बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। पर्सन को डिफाइन करते हुए जो भारतीय न्याय संहिता है वो कहता है पर्सन जो है कोई कंपनी भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, या फिर बॉडी ऑफ पर्सन हो सकता है जो सम्मिलित हो या फिर ना भी हो, ठीक है, पर्सन में सब कुछ आ जाएगा। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 27 जो है पब्लिक को डिफाइन करते हुए कहता है पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, ठीक है, कोई भी क्लास हो या फिर कोई भी कम्युनिटी हो, वो पब्लिक में ही आएगा, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 28 देखो, ये पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है। इसमें सब क्लॉज के तक है, तो बेसिकली इसमें बताया गया कि किनको किनको हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे, तो ये बहुत ही बड़ा है, तो इसको छोड़ो, ठीक है। बस ये जान लो सेक्शन 2 क्लॉज 28 में पब्लिक सर्वेंट दिया हुआ है। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 29, सेक्शन 2 क्लॉज 29 में दे रखा है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव मतलब अगर कोई एक्ट या फिर कोई ऑफेंस आपके साथ होता है, तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए, एक काज होना चाहिए कि इसने ही ये चीज़ किया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या रीज़न रहा होगा, आप वो जब कोर्ट को बताओगे तभी वो अगला बंदा लायबल होगा पनिशमेंट के लिए या फिर फाइन के लिए, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 29 में रीजन टू बिलीव डिफाइन है। तो इसको डिफाइन करते हुए जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है वो कहता है अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ़ ही हैज़ सफिशियंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज, ठीक है। अगर उसके पास जब तक सफिशियंट कारण नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, आप एक स्ट्रेंजर हो, मैंने यहाँ पे आपको गोली मार दी, ठीक है, बट मैंने क्यों मारी, सफिशियंट काज बताना पड़ेगा कि सर इसने इस वजह से मारी, ये वो, तो रीज़न टू बिलीव होना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। या फिर आप इसको डिटेल में सही से पढ़ लेना, सॉरी फॉर दिस।
देखो स्पेशल लॉ क्या होता है, स्पेशल लॉ मीन्स एनी लॉ एप्लीकेबल टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। देखो कोई भी लॉ, जैसे कि किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई अगर लॉ हम बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं स्पेशल लॉ। ठीक है, जैसे मान लो अभी रिसेंट में होली आ रही है, तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें लोग बोलेंगे केमिकल वाला रंग नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्पेशल लॉ क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर जब लॉ बनाया जाता है तो हम उसे स्पेशल लॉ मानते हैं। ठीक है, अब देखो सेक्शन 2 क्लॉज 31 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिफाइन है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन करते हुए जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है वो कहता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स ए डॉक्यूमेंट विच इज आर purport टू बी ए डॉक्यूमेंट whether by any legal right is created, whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby of any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right। ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये पर्पॉर्ट करता हो, जो जो ये बताता हो कि जो डॉक्यूमेंट है ना, उसमें कोई लीगल राइट, उससे कोई लीगल राइट क्रिएट की गई है, या फिर एक्सटेंडेड है, या फिर ट्रांसफर्ड की गई है, या फिर रिस्ट्रिक्टेड की गई है ना, या फिर वो रिलीज की गई है, तो ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट है उसे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानेंगे। ठीक है, तो इसका इलस्ट्रेशन देख लो। ए राइट्स, ए जो है वो अपना राइट नाम जो है इसे बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब चेक वगैरह पे लिखता है। as the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it, है ना। अब मान लो यार, जैसे कि चेक आप जानते ही हो, चेक पे जब कोई साइन करके आप देते हो कि किसी अगले को देते हो तो वो बंदा जाके चेक भजा लेता है ना, तो वही बात है। ठीक है, नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 32 में वेसल डिफाइन है। वेसल मीन्स क्या होता है, anything made for conveyance by water of human beings or of property। ठीक है, वेसल मतलब होता है कि जैसे बर्तन वर्तन होता है, कन्वेंस के लिए होता है ये, ह्यूमन बींग के लिए या फिर प्रॉपर्टी के लिए, मतलब जगह होता है बेसिकली। ठीक है, नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 33 में वॉलुंटरीली डिफाइन है। वॉलुंटरीली को डिफाइन करते हुए जो आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 है वो कहता है ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलुंटरीली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट, आर बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। तो देखो वॉलंटरली मतलब होता है कि इच्छा शक्ति से, जो मतलब जो आपका दिमाग में वो डिजायर थी कि आप वो करने जा रहे हो। ठीक है, जो आप स्व इच्छा से करते हो वही बेसिकली यहाँ पे मतलब है। तो अगर कोई पर्सन कुछ ऐसा करता है जिसमें उसका इंटेंशन छुपा हो या फिर कोई काज छुपा हो, ठीक है, तो उससे हम वॉलंटरली कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एक ए ने एक फायर सेट किया नाइट में, है ना, टू एन ई हैबिटेटेड हाउस इन लार्ज टाउन for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of person। ठीक है, एक ने अपनी इच्छा से कुछ क्या किया, आग लगाया ताकि वो रॉबरी कर पाए। ठीक है, बट इससे क्या हुआ कि उस घर में जो पर्सन था वो जल के मर गया। ठीक है, उससे उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हियर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ। यहाँ पे देखो हियर ए जो है उसका इंटेंशन भले ही ना रहा हो, एंड मे कि उसका डेथ हो जाए, एंड मे इवन बी सॉरी दैट डेथ हैज़ बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट, येट इफ ही न्यू दैट ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ ही हैज़ कॉज्ड डेथ वॉलंटरली। ठीक है, देखो यार, जो ए ने आग लगाया ताकि रॉबरी हो, बट उसको पता था कि उस आग से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो बंदा था वो मर गया। तो यहाँ पे ए का भले ही इंटेंशन ना रहा हो कि वो मारना चाह रहा हो, बट बाय दिस एक्ट वहाँ पे एक वॉलंटरली एक्शन क्रिएट हो जाता है कि वो मतलब उसने ही मारा। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 34 में विल डिफाइन है। विल मतलब क्या होता है, कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, है ना,
वो जो होता है यार, क्या बोलते हैं, वसीयतनामा टाइप, ठीक है, जो इच्छा शक्ति से दिया जाता है, जो अपनी इच्छा उससे दिया जाता है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 35 में वोमन डिफाइन है। वोमन मीन्स क्या होता है, कोई भी फीमेल ह्यूमन बींग किसी भी एज की हो। सेक्शन 2 क्लॉज 36 में क्या डिफाइन है, रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन क्या होता है, कोई ऐसा गेन जो अनलॉफुल मीन्स से, है ना, इलीगली अगर आप पाते हो प्रॉपर्टी का, फॉर विच द पर्सन गेनिंग इज़ नॉट लीगली इंटाइटल, ठीक है। आप लीगली इंटाइटल नहीं हो, जैसे ये मेरा पेन है, आप इसके लिए लीगली इंटाइटल नहीं हो लेने के लिए, ठीक है, बट आप इसको इलीगल वे से रॉन्गफुल गेन कर लेते हो, डैट मीन्स कि आपने रॉन्गफुल गेन किया, ठीक है। रॉन्गफुल लॉस का क्या मतलब होता है, रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है अनलॉफुल मीन्स से किसी भी पर्सन को लूज हो जाए ना, किसी पर्सन को हानि हो जाए, ठीक है। ऐसा जैसे कि अब मैं हूँ, इस पेन को आपने चुराया है, यानी कि आपको रॉन्गफुल गेन हो गया और मुझे क्या हो गया, रॉन्गफुल लॉस हो गया, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसके लिए लीगली इंटाइटल्ड था ना, तो और मुझे इसके लिए रॉन्गफुल लॉस हो गया, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 38 में क्या डिफाइन है, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, ठीक है। तो ए पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन रिक्वायर्स रॉन्गफुली। अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच, ठीक है, वही बात है। कोई पर्सन अगर, सेम बात है, ठीक है, कोई पर्सन अगर कोई चीज़ को रॉन्गफुली एक्वायर करके रिटेन करके रखा रह जाता है, तो उसने उसको रॉन्गफुली गेन किया हुआ है, ठीक है। और कोई पर्सन गवा देता है, भले ही ये मेरा सामान है, मैं ये गवा चुका हूँ और उसके लिए मैं कोई केस वेस फाइल नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं उसे इलीगल मीन्स से इस चीज़ को खो दिया है मैंने। सेक्शन 2 क्लास 39 में वर्ड एंड एक्सप्रेशन डिफाइन है। वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन, ठीक है। तो वर्ड एंड एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हुए भारतीय न्याय संहिता कहता है कि जो वर्ड एंड एक्सप्रेशंस है यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता डिफाइंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली एक्सटेंड टू देम इन दैट एक्ट एंड संहिता, ठीक है। वर्ड एंड एक्सप्रेशन का वो मतलब है कि जैसे कि कोई भी अगर मान लो ऐसा चीज़ जो इसमें नहीं लिखा है बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लिखा है, नागरिक सुरक्षा संहिता में लिखा है, तो उसका वही मतलब होगा जो हर एक्ट में जैसा जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग मतलब होगा, ठीक है। तो हम आज सेक्शन 2 को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए हैं, कल सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर।